में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूंगा। पहली चीज कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि मायशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जिनीवा में, और कोशिश सब ने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर हैं, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए हैं जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं हैं, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और आईएमएफ अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। हर चीज महंगी होगी क्योंकि रुपया गिरेगा, और जब रुपया गिरेगा तेल महंगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, और उसके अलावा जो भी हम समझते हैं कि जो बिजनेसेस
जो इंटरेस्ट रेट है वो स्क्वीज होती जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और बाकी चीजें आप कई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तरीका है, और उसमें आप सबकी इस मुल्क को अब मदद है, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निजाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनाद हो। उस मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो। इस पाकिस्तान देख लें, जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, अपनी 17 साल के बाद तीसरे साल 5.7% ग्रोथ रेट और चौथे साल 6% ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, हमारी ज़राअत ग्रो कर रही थी 4.5%। 17 साल के बाद टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम थी, सर्विसेज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। उसको कैसे हुआ कि उसको आज आके यहां पाकिस्तान खड़ा हो गया? और ये इसकी वजह यह है कि कभी भी मुल्क में वो लोग जो एक मुल्क के इदारे तबाह करते हैं, वो आज तक कभी इदारे ठीक नहीं कर सके। जो लोगों ने माइशत पर 30 साल से तबाह कर रहे हैं, वो आज कैसे ठीक करना था उन्होंने? ये कौन सा ज़हन था जिसने पकड़ के इनको ऊपर बैठा दिया? तो आज अब आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूं। आगे का रास्ता भी आपके हाथ में है। ये स्ट्रगल है पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, किसी को एनआरओ नाम देना। जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। और मैं आज आपको कहूं, क्योंकि मैं सबसे बेहतर बैरून मुल्क पाकिस्तानी को जानता हूं, सबसे ज्यादा उन्होंने मेरी मदद क्रिकेट के जमाने से उनको जानता हूं। उसके बाद जब शौकत खान बनाए तो उन्होंने सबसे ज्यादा मदद की, नमल यूनिवर्सिटी तो उन्होंने मदद की, अभी सैलाब के लिए पैसे इकट्ठे किए तो आधा पैसा उधर से आया, आधा इसलिए नहीं आ सका क्योंकि सिस्टम नहीं था हमारे पास वो पैसे रिपैट्रिएट करने का, नहीं तो इससे भी ज्यादा आना था। और आज सबसे जो हमारे जमाने में जो चीज, एक तो एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई, दूसरी रेमिटेंसेस। हमारे जमाने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। जब हम 2018 में आए थे तो 19 अरब डॉलर रेमिटेंसेस थी। हम जब गए हैं 3.5 साल के बाद तो 21 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थी और बढ़ रही थी। तो ये जो आपका असासा, ये याद रखें, अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से स्वाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। ये अगर हमने इससे निकलना है, ये जो भी आपको कोई कह रहा है ना, दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट ले आए, वो मुझे समझाए कि हमारा जो डॉलर गैप है वो कैसे पूरा होगा। हमारा मसला क्या है कि हमने कभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ही नहीं लगाया। नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। जब ये 99 में गए थे तब भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब दौलत ही नहीं आ रही, डॉलर्स नहीं आ रहा, तो मुल्क खुशहाल कैसे होना है? तो हमने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो जो चीज कर सकते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। ये असल बात समझे। अभी तक वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे। जब उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, क्योंकि यहां कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो सरमायाकारी कैसे करेंगे? तो आप सब वो कम्युनिटी बैठी है जो बात समझती है मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आज तक कभी बरतानिया के अंदर जितनी मेरी 20-25 साल जिंदगी गुजारी, कभी किसी कब्जा ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैंने यूरोप में कभी कब्जा ग्रुप नहीं सुने, अमेरिका में कम्युनिटी कभी कब्जा ग्रुप नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में आ जाएं, यहां जो आपके वर्कर्स हमारे जो वहां काम करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में सुना है कब्जा ग्रुप है, कभी दुबई में सुना है कब्जा ग्रुप है। क्यों जाके पाकिस्तानी यहां फैक्ट्रियां नहीं लगाते, दुबई में चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, मलेशिया में फैक्ट्रियां लगा देते हैं? क्यों पाकिस्तानी यहां से मर मर के निकलते हैं बाहर, कई दफा फ्रॉडलेंट वीजे लेके, लेकिन वहां जाके खुशहाल हो जाते हैं? बरतानिया में, यूरोप में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां उनकी मेहनत को फल मिलता है। यहां क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा बड़ा डाकू आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गया, और
लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। यानी कानून इन्होंने पास किया असेंबली में जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है डेमोक्रेसीज में। इसका कोई मिसाल नहीं है कि बैठ के इन्होंने एक शिक बाय शिक नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक एक मिनट से बच गया। और चोरियां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो करप्शन हमारे दौर के नहीं है, ये पुराने हैं। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया NRO 2 देने का। अब मेरा सवाल यह है कि जब तक हम सब मिलके इस रूल ऑफ लॉ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, ये जहाद है। इंसाफ के लिए तो सारे अल्लाह के पैगंबरों ने हुक्म दिया था। जो जहाद, ये जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाद का हर कोई जहाद कहता है। जहाद की सबसे बड़ी चीज है नाइंसाफी, जुल्म का मुकाबला करना जहाद है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान का निजाम नहीं चल रहा। तो जब तक हम मिलके मुकाबला नहीं करेंगे कि ये जो लोग ताकतवर ऊपर आके बैठ गए हैं और कानून से ऊपर अपने आप को कर लिया, ये कैसे हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मैं अपनी FIR नहीं रजिस्टर करवा सका? मुझे बताएं, आम आदमी जो आता है मेहनत करके ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका ताकतवर से टाकरा हो जाए तो उसको कौन बचाएगा? मगरिब में उसको बचाते हैं। उनका जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है कमजोर को, जिसको इंसाफ कहते हैं। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया मदीना में। हजरत अबू बकर खलीफा बने, उनकी पहली स्टेटमेंट सुन लें कि कमजोर और ताकतवर को मैं कानून के सामने एक बराबर करूंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा। हजरत अली की पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, इंसाफ कायम करूंगा। बड़ी देर के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उसके कई सालों के बाद, उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया। देखिए, इंसाफ का जो निजाम होता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आपने गुर्बत कम करनी है तो इंसाफ कायम करो। नेल्सन मंडेला कह रहा है। ये तो मेरा सबके लिए कि हमारे मुल्क में वो निजाम जिधर आजम स्वाति को, यानी एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पे, और सच्ची ट्वीट, जो एक पॉलिटिशियन का काम है करना, मेरा काम है कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो रहा हो तो मेरा काम है इसके ऊपर आवाज बुलंद करना। तो वह NRO 2 कहता है कि जनरल बाजवा ने दिया है, उसके ऊपर उसके पोते पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। सुबह के 3 बजे उनके सामने नंगा करके बाहर में ले जाके उसको मारा गया, जुल्म किया गया उसके ऊपर। उसके बाद फिर उसके ऊपर 30 केसेस किए गए। मैं अपना केस FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, लेकिन उसके ऊपर सारे पाकिस्तान में, कोयटा में, सिंध में, कोयटा की सर्दी के अंदर एक कंबल के साथ उसको रख दिया। यानी एक 75 साल के आदमी से एक ट्वीट के ऊपर यह हुआ है। इसका मतलब कि वो इतना बड़ा फिरौन था कि इस मुल्क में वो इतना कानून से ऊपर था कि आप एक उसकी तनकीद नहीं कर सके। सारी मगरिब में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सारे अखबारों के अंदर आया कि पाकिस्तान के सेनेटर को इस तरह किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई। उससे पहले शहबाज गिल, फिर ये जो अरशद शरीफ से हुआ। तो ये तो हमारी लीगल कम्युनिटी की सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि हम इसके ऊपर स्टैंड लें। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो, या इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, मेरे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है,
جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ نہیں دیا، اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے، اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے، کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں، کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا۔ یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو۔ میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہے جہاد، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا، یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا، انصاف کی تحریک۔ میں تب بھی، کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے، کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے، فرق ہی ایک ہے، وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں، آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی، جیل میں مجھے ڈالا اس پہ، اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ سکتا۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے، میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر پورا، مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی، اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے، اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی اتحاد پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے۔ میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے، مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے، 3 نام میں نے لیے، میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، ہر چیز انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا، جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جے آئی ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے، سی ٹی ڈی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا، انہوں نے انکار کر دیا آنے کو۔ کون ان کو حکم کر رہا تھا؟ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں، لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی، کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں، جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کی، وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور جو چاہتے نہیں ہے انصاف ہو، جو روک رہے ہیں انصاف کو، پولیس بھی نہیں آ رہی۔ اور پھر جو 4 سی ٹی ڈی کے جو ہماری جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں، جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور عدالت کہہ دیتے ہیں جی ایک ہی شوٹر تھا، انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے کہ ایک ہی شوٹر ہے، اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکور کی ہیں۔ تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو؟ اور میں پھر سے کرتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے، پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میں نہیں انصاف، مجھے میرے اور جو جے آئی ٹی بن رہی ہے اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ اور اگر مجھے تھوڑا سا بھی شک تھا نا کہ یہ 3 بڑی بڑی طاقتور شخصیت جنہوں نے کیا ہے، یہ سارا شک میرا دور ہو گیا ہے، جس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے۔ تو اگر مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی وہ کیوں پاکستان میں آ کے پیسہ لگائے گا جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں۔ تو اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو، اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ، نہیں تو حضرت علی کا قول کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب آگے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سیلابوں کو بیچتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے، اس سے پہلے ہم جی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں پیسے دو، ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پیسے دو، بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں، اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں۔ اور آج یہ ٹائم آیا ہے، جو ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں جو شہباز شریف کا مذاق اڑ رہا ہے کہ شہباز شریف انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں، جس میں ساری ہماری غلطیاں ہیں کہ یہ دہشت گردی ہماری وجہ سے، جو ہندوستان کا موقف ہے۔ اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے آپ دہشت گردی ختم کرو پھر بات کریں گے۔ اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملک کی ہو۔ اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں گے۔
بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.